हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि सामान्य तौर पर हमको ऐसी चीज़ें सुनने में मिलती हैं कि यार कब तक पढ़ाई करोगे, है ना। इतने साल हो गए हैं, बस अभी तुम प्रिपरेशन में ही लगे हुए हो। आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रकार की बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं। और ये सिर्फ आपके साथ में ही नहीं, पहले भी जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है, पहले भी जिन लोगों ने तैयारी की है और समय लिया है, उन लोगों को भी इस प्रकार की बातें जो हैं वो सुनाई देती थी और वो भी इस प्रकार की बातों से परेशान रहते थे। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करें, आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, आप सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें। और मेहनत इस आधार पर करें, मेहनत इस हिसाब से करें कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और एक दिन आप देखिएगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर यही चार लोग जो आज आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं कि यार उनका बेटा उनकी बेटी जो है वो तो पढ़ ही रही है, कुछ हो नहीं रहा है, और फिर यही लोग जो है बाद में बोलेंगे कि यार वो तो रात दिन पढ़ते थे, होना उसका नहीं होगा तो किसका होगा फिर। तो चीजें कुछ इसी प्रकार की हैं, समाज कुछ इसी प्रकार का है। आपको सिर्फ मेहनत करना है, आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए और सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो था क्या, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर द फोर्थ टाइम। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि लगातार चौथी बार, और इवन कोविड के बाद भी जब रैंकिंग डिसाइड हुई तो वहां पर यह देखा गया कि यार कोविड के बाद भी ऐसे सिचुएशन से निकलने के बाद अब कहां पर रहने के लिए सबसे बेहतर स्थान जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो है उसमें भी पहले स्थान पर है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर के तौर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो चौथी बार रहने योग्य शहर में सबसे चौथी बार ये स्टेटस जो है वो इसको मिला है। अब अगर मैं बात करूं तो EIU लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ने 15 वर्षों के उच्चतम वैश्विक औसत स्कोर दर्ज किया है। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया भर के शहरों में रहने की स्थिति में पूरी तरह से सुधार का संकेत जो है वो देखने को मिला है, जिसने जीवन को बाधित किया और जीवन शैली, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित किया। सूचकांक द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है। दूसरे स्थान पर अगर बात करते हैं तो कोपेनहेगन है और तीसरे स्थान पर मेलबर्न। बात समझ में आ रही है। तो आप तीन सिटी जो हैं वो याद रखेंगे। वियना फर्स्ट पे है, कोपेनहेगन सेकंड पे है और मेलबर्न जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वेयर हैज द G20 फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म भी हैं और नॉर्मल फिल्म की अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, उस सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। अब G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पाथेर पांचाली नाम की एक शॉर्ट फिल्म है। क्या नाम है, पाथेर पांचाली। तो पाथेर पांचाली नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, किस कंट्री की, इंडिया की। तो इस G20 फिल्म महोत्सव या G20 फिल्म फेस्टिवल को जो शुरुआत की गई वो किसकी स्क्रीनिंग से शुरुआत की गई, तो याद रखिए कि वो पाथेर पांचाली नाम की जो फिल्म थी जो इंडिया की है उसकी स्क्रीनिंग से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। अब बात आती है सर G20 की। तो G20 के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार और रिकॉल करा देता हूं। G20 जो है वो 20 एक संगठन है जो 20 देशों का, जिसमें 19 देश हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, G20 की 2023 की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है भारत। ठीक है,
और G20, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 2024 की जो मेजबानी करेगा वो कौन है, तो वो है ब्राजील। बात समझ में आ रही है। G20 2023 की अगर मैं थीम की बात करता हूं तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो याद रखना है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। 2023 की मतलब अगर हम बात करें G20 की अध्यक्षता की, तो वो किसके पास में है, तो वो भारत के पास में है। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। G20 2024 की अगर बात करें तो वो कहां पर होगा, कौन मेजबानी करेगा, वो मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मोहम्मद हबीब हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही। देखिए सामान्य तौर पर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर आपको एक व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत सारे नाम तो हमको पता होते हैं, बहुत सारे लोगों को, फेमस पर्सनालिटी को हम जानते हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं जो फेमस तो हैं, जिनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम वैसे लोगों को पहचानना, हम मतलब हम या जो यूथ है आज का, वो वैसे लोगों को थोड़ा कम भी पहचानता है। उसके लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्टली सामान्य तौर पर आपसे सीधे मोटे बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी से क्वेश्चन जो हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटी जिनके योगदान देश के लिए बड़े हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मोहम्मद हबीब की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद हबीब जो है वो 1970 के ड्यूरेशन पर भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। तो आपको ये आइडिया लग गया कि सर ये कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे। बात समझ में आ रही है। 1970 के दशक में ये भारतीय टीम का हिस्सा थे। ये काफी क्लोज माने जाते थे किसके, मेजर ध्यानचंद्र के। और इनका करियर कुछ इस प्रकार का था कि 37 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं, 37 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 11 गोल दागे। बात समझ में आ रही है। तो ये इनका करियर था। और अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आप याद रखें फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके अभी न्यू MD जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है R दुरईस्वामी। बात समझ में आ रही है। तो इसके जो नए MD अपॉइंट हुए हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है R दुरईस्वामी। अब देखिए LIC की अगर बात करें तो LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LIC की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो 1 सितंबर 1956 को ये स्टैब्लिश हुआ। इसके चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत मोहंती जो है वो इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप। चेयरमैन अगर हम देखें तो याद रखना है आपको मोहंती। ठीक है, इसकी एक टैगलाइन है, कभी कभी टैगलाइन भी पूछ लेता है तो आपको वो भी याद रखनी चाहिए। इसकी टैगलाइन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बात समझ में आ रही है। जीवन की काफी भारी टैगलाइन है। ठीक है, बोल रहे हैं कि जब तक जीवित हैं तब तक तो हम हैं ही, आप जीवित नहीं रहेंगे तब भी हमारा काम जो है वो चालू रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार की है। LIC की अगर बात करते तो LIC का रेगुलेशन इंडिया में किसके पास में है, तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका रेगुलेशन करता है IRDA
आई, और IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसका जिसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो कहां पर है, वो हैदराबाद में। बात समझ में आ रही है? ये कुछ फैक्ट मैंने इस क्वेश्चन पे भी डाल दिए थे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल हो जाए, आपको चीजें याद रहें, इसके लिए मैं ऐसे फैक्ट जो हैं वो डाल देता हूं, तो इसको आप देखेंगे, ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, वेयर विल द फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल बी लॉन्च्ड रिसेंटली, हाल ही में कहां पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की गई है? देखिए, प्रबल जो लॉन्च की गई है वो कहां पर लॉन्च की गई है, वो भारत में लॉन्च की गई है। ये जो प्रबल है इसकी जो रेंज है वो कहां पर है, कितनी है, तो इसकी रेंज है 50 मीटर, ठीक है, जो एक रिवॉल्वर के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, वो इसकी रेंज जो है वो 50 मीटर है, जो एक रिवॉल्वर के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। कहां पर बनी है, ये किसके द्वारा बनी है, तो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा कि अगर इसकी बात करें तो याद रखिए कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, ठीक है। कहां पर बनी है, ये बनी है कानपुर में, ठीक है। तो ये कहां पर बनी है, ये बनी है कानपुर में, तो इसकी जो रेंज है वो काफी बेहतर है, ठीक है। और 50 मीटर अगर हम बात करें कि सर क्या आम लोगों के लिए इसको अभी सेल किया जा रहा है, बिल्कुल सेल किया जा रहा है। और इसका जो अगर आप चाहते हैं प्राइस इसका जानना, तो याद रखिए कि वो 1,40,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो इसको किसने अभी लॉन्च किया है, वो भारत ने लॉन्च किया है, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए बाद में देखते रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम? ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई किस सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो याद रखिएगा कि अभी 15 अगस्त 2023 को राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, ठीक, तो राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने 15 अगस्त 2023 को अगर बात करें तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है उसकी शुरुआत की है। कितने लाभार्थी होंगे, कितने बेनिफिशियरी होंगे, तो इसके लिए उन्होंने संख्या भी बताई है कि भाई 1,04,00,000 लोगों को इसका फायदा जो है वो मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो ये टोटल नंबर है 1,04,00,000। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए कि 1,04,00,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस पैकेट में क्या क्या चीजें दी जाएंगी तो वो भी आप देख लीजिए, दाल, चावल, सोयाबीन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, 100 ग्राम के ये पैकेट है, ठीक है, धनिया, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। इतनी चीजें जो हैं वो इस पैकेट में दी जाएंगी। बात समझ में आ रही, किसको दी जाएंगी, राजस्थान के निवासियों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अगर वो खाद्य समस्या से जूझ रहे हैं तो वहां पर उन लोगों को इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। इसकी जो पेरेंट स्कीम मानी जाती है वो कौन सी है, तो उस योजना को कहते हैं अन्नपूर्णा योजना। इसकी जो पेरेंट स्कीम है वो है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। और अन्नपूर्णा योजना की अगर मैं बात करूं तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल
2000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की शुरुआत की गई 15 अगस्त 2023 को। उसकी पेरेंट स्कीम जो मानी जाती है वो अन्नपूर्णा योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2000 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अगर आप मंत्रालय भी याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें इतनी चीजें आपके लिए जरूरी है। राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार अभी लगातार स्कीम्स दे रही है, निकाल रही है, और लगातार जो है वो न्यूज़ में भी बनी हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ की महिलाओं को स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड किया है। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो चुनाव का सीजन है, इस वजह से लगातार स्कीम जो है वो आ रही हैं। बेरोजगारों के लिए भत्ता भी लेकर आई है, और जो अनएम्प्लॉय हैं उनसे संबंधित अलग अलग स्कीम भी लेकर आ रही है। तो सभी वर्गों को चुनावी मौसम में लेकर आने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी वर्गों के लिए सरकार जो है वो कुछ ना कुछ स्कीम को लेकर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाल ही में किसे जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसे किया गया है जुलाई 2023 के लिए। उनका नाम है क्रिस वोक्स। ठीक, तो अगर मेंस प्लेयर पूछा जाता है तो वहां पर आप याद रखिएगा कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो कौन है? तो उनमें याद रखिएगा वो है क्रिस वोक्स। और अगर वोमेन पूछता है, फीमेल प्लेयर पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले गार्डनर। बात समझ में आ रही है? जून में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जून में श्रीलंका के एक प्लेयर हैं जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो दिया गया था। आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं कि आप मुझे बताएं कि जून में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हेन हैज मलयालम न्यू ईयर चिंगम स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू किया गया है? अब देखिए केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में अगर आप देखेंगे तो 17 अगस्त का जो दिन है वो किस तौर पर मनाया जाता है? वो नववर्ष चिंगम के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये है क्या? तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, या साउथ के स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि ये जो 17 अगस्त का दिन है, इस दिन को हिंदू धर्म के आधार पर, ठीक है, बहुत ही पुण्य दिवस के तौर पर देखा जाता है। और इसी दिन से लोगों में या वहां पर जो लोग हैं, उन मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, उनमें विवाह की शुरुआत जो है वो होती है। अगर वो गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो वो तो किसी भी प्रकार के, अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार के जो अच्छे काम हैं, किसी भी प्रकार के जो शुभ कार्य माने जाते हैं, उनको करने के लिए ये दिवस जो है एक शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस दिन वहां के जो लोग हैं वो करते क्या हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो सुबह उठकर और विष्णु जी को देखकर विष्णु जी की आराधना करके और उसके बाद इस पर्व का शुरुआत करते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चिंगम के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत अभी की गई है 17 अगस्त को। अब क्योंकि हम 17 अगस्त की बात कर रहे हैं तो ये डे वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, अलग अलग दिवस हमने देखे हैं। अलग अलग दिवस में कहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है उसके बारे में। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, वुमेन लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। 3 अगस्त को अगर हम बात करें तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी डे मनाया जाता है।
मैंने देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यहाँ पर जो गिरने वाला बम था आखिर वो था क्या। तो यहाँ जब आप देखते हैं तो हिरोशिमा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस बम का नाम जो है वो लिटिल बॉय था, और जब नागासाकी की बात करते हैं तो इसका नाम था फैट मैन। तो ये याद रखिएगा। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, 8 अगस्त को अगस्त रिवॉल्यूशन डे है, 10 अगस्त जो है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल यूथ डे है। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है, और एलिफेंट का नाम सुनते ही मैंने आपको बताया है कि आपके दिमाग में तुरंत कर्नाटक आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। 13 अगस्त जो है वो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। 14 अगस्त जो है वो पार्टीशन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के तौर पर मनाया जाता है, विभीषिका दिवस जिसको आप बोलते हैं। और 16 अगस्त जो है वो पारसी न्यू ईयर और नवरोज जिसको कहते हैं वो मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद करते चलिएगा, बार बार देखिए, बार बार इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेयर हैज द फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बीन लॉन्च्ड इन इंडिया रिसेंटली। का हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की गई है? तो वो की गई है कहां पर? चेन्नई में। अब देखिए यहाँ पर है क्या, तो तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने क्या किया है मिलकर, चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जो आइलैंड ग्राउंड के पास स्थित होगा, और रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और साउथ एशिया में ये पहला स्ट्रीट सर्किट जो है वो माना जाएगा या होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना है, कहां पर है ये? चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड अबुआ आवास योजना। ठीक है, यहां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अबुआ आवास योजना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? वो शुरुआत की है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। बात समझ में आ रही है? और उनका नाम है हेमंत सोरेन। राइट। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना में करेंगे क्या? तो यहाँ याद रखिए कि इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ये बोला है, झारखंड सरकार ने ये बोला है कि जिन लोगों के पास पक्के घर नहीं है, ठीक है, उनको कम से कम 3 कमरों का पक्का घर प्रोवाइड किया जाएगा। उनको कम से कम 3 कमरों का पक्का घर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि ये किस सरकार ने किया। इसकी पेरेंट की स्कीम जो है वो कौन सी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो इसकी पेरेंट स्कीम है। अब बात आती है कि सर किसने किया है ये? तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने, मैंने आपको बता ही दिया है। और झारखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो झारखंड ने ये किया है। हेमंत सोरेन ये है सीएम, और गवर्नर है सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, जिसके पास घर नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वेयर हैज विप्रो रिसेंटली स्टार्टेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरेटिव एआई। हाल ही में विप्रो ने कहा जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है, वो की है आईआईटी दिल्ली में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फायदा क्या होगा, अगर यहाँ देखते हैं तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो याद ये रखना है कि भाई ये अगर आईआईटी दिल्ली और अगर हम बात करें विप्रो के जो ये कोलेब्रेशन के साथ में ये चीजें की शुरुआत की गई है, तो उससे फायदा क्या होगा? तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। पहली चीज तो आप इसमें यही याद रखिए कि सर इससे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो
भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो स्थापित किया गया। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों के लिए सतर्कता जांचने हेतु कुछ तरीके विकसित किए हैं, और आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव जो है वो भी रखा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विप्रो जो है उसने क्या किया है, आईआईटी दिल्ली में जेनरेटिक एआई की शुरुआत की है, और वहाँ पर उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है जेनरेटिक एआई पर वो उसकी शुरुआत की है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके ढूंढकर और बताएंगे। आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।